जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगी कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाने का महान कष्ट करें, ताकि प्रत्येक नागरिक अपने जन मुद्दों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हो सके और अपने द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधियों से, सरकारों से सवाल कर सके, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर सके। और इस वीडियो को पूरा सुने मेरे भाई बहनों। मैं अपने उत्तराखंड की सभी सम्मानित देवतुल्य जनता से, सम्मानित राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों से, अपने सम्मानित भारतीय सेना के बहादुर परिवार वालों से, अपनी भारतीय सेना के भूतपूर्व गौरव सेनानियों एवं उनके परिवार वालों से, और व्यापार संघ से, संयुक्त छात्र संघ से, महिला मंगल दल, मातृ शक्ति संगठनों से, युवा संगठनों से, अधिवक्ता समाज से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया से, अपने लोकल स्थानीय पत्रकार भाई बंधुओं से, या यूँ कहो कि संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि 9 नवंबर 2025 को अपने उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने वाले स्थापना दिवस के दिन भारी से भारी संख्या में देहरादून परेड ग्राउंड पहुंचने का महान कष्ट करें, अपने अपने इलाकों से जन मुद्दों को लेकर के। मेरे भाई बहनों, जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं, इस समय हमारे पूरा उत्तराखंड अपने अपने जन मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। सब जगह, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, नशा, अत्याचार, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो हमने एक तमाम संयुक्त जन मुद्दों को लेकर के संयुक्त जन आक्रोश आंदोलन का आयोजन किया है, जिसमें आप सभी सम्मानित देवतुल्य जनता की हम मौजूदगी की आभारी रहेंगे। जो जन मुद्दे इस प्रकार से हैं जो छूट जाएंगे हमसे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर उन मुद्दों को रखना। सबसे बड़ा घोटाला LUCC का महाघोटाला, हम चाहते हैं कि सरकार इस घोटाले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और अविलंब पीड़ितों का भुगतान करे। होटलर भाइयों के साथ विदेशों के वीज़ा बनाने के नाम पे धोखाधड़ी लगातार हो रही है। उन होटल भाइयों को न्याय मिले और उनका पैसा उन्हें सम्मान सहित वापस मिले। प्रदेश भर के आपदा प्रभावित पीड़ित नागरिकों को उचित मुआवजा मिले और उन्हें सुरक्षित जगह उनका पुनर्वास किया जाए। जल संस्थान हेतु विभिन्न विभागों से, कंपनियों से निकाले गए हमारे भाई बहनों को वापस नियुक्ति दिया जाए और जो उनका पैसा छूट गया है उनका पैसा दिया जाए। हालांकि LT के छात्रों का मैंने इसमें लिखा हुआ था और LT का छात्रों का सरकार ने दबाव में आकर के नियुक्ति दे दी है। और जो हमारे अध्यापक महोदयगण हैं उनकी मांगें पूरी की जाए। देश भर में, राज्य भर में जो माँ बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। बेटी अंकिता, बेटी कशिश, बेटी किरण और जितने भी बेटियों के साथ जघन्य अपराध हुआ है उन तमाम लाखों बेटियों को, उनके परिवार वालों को न्याय दिया जाए। और जो हमारे गढ़ कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक मचा हुआ है, उस आतंक से हमारे लोगों को निजात दिया जाए। और जिन्होंने भी इस भालू के आतंक में अपने मवेशियों को खोया है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। और जिन्होंने बाघ के आतंक में और भालू के आतंक में अपने परिवारजन खोए हैं उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए। और इन जंगली जानवरों से ग्रामीण क्षेत्रवासियों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि भालू, सुअर, बंदर और लंगूर ने हमारे लोगों का फसलों का नुकसान पहुंचाया है और भालू और बाघ ने मवेशियों को और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों के नुकसानों की भरपाई किया जाए, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। प्रदेश भर में भू माफिया, खनन माफिया, नकल माफिया, नशा माफिया और तमाम प्रकार के अत्याचार, भेदभाव, छुआछूत पर
रोक लगाया जाए और प्रत्येक जनमानस की सुरक्षा जो है सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड की मूल राजधानी गैरसैंण बनाया जाए, परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पे हो। उत्तराखंड में मजबूत मूल निवास भू कानून 5th शेड्यूल के तर्ज पे हो और यूसीसी को रद्द किया जाए। प्रदेश भर में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। हेतु 3rd 4th क्लास की नौकरियों पर 100% अधिकार एंड शिक्षण प्रशिक्षण के संस्थानों पर 100% अधिकार जो है पहले मूल निवासियों को दिया जाए और अदर नौकरियों पर 85% अधिकार मूल निवासियों को दिया जाए। विकास के नाम पर अनावश्यक नदियों का, पहाड़ों का तोड़ फोड़ करना, खनन करना, ये विनाशकारी सिस्टम को अविलंब रोका जाए। एसएसबी में गुरिल्ला ट्रेनिंग लेने वाले उन तमाम भाई बहनों को पेंशन हेतु नौकरी दिया जाए। हमारे धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट बनाना तुरंत बंद किया जाए। संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करना, जनता के टैक्स का पैसों का दुरुपयोग करना बंद किया जाए और जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग जो है सत्ताधारी पक्ष अपने ऊपर ना लगाएं। उन पैसों का उपयोग जनता के विकास पे लगाया जाए। यदि मेरे भाई बहनों इन तमाम मुद्दों में कोई मुद्दा छूटा हुआ हो तो ज़रूर आप लोग अपना मुद्दा इंक्लूड करें। एक मुद्दा और है कि धारी देवी में और विभिन्न जगहों पे स्थानीय लोगों की दुकानें तोड़ दी गई हैं, तो उन्हें पुनः दुकानें लगाने का जो इजाज़त है वो दी जाए। जो दुकानें तोड़ी गई हैं वो दुकान तोड़ने वालों का से जवाब तलब किया जाए और उनको उनका मुआवजा दिया जाए। और इस संदर्भ में मैं आज अपने देश की परम सम्मानित भारतीय जवानों, उनके फैमिलियों, परिवार वालों एंड अपने देश के उन तमाम भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारजनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आज हमें आपकी सपोर्ट की अत्यंत आवश्यक है। हम आपको सूचित कर देना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में LUCC नामक की सोसाइटी जो है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड थी। गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी। उत्तराखंड में भी सहकारिता के अंतर्गत काम करती थी। इस सोसाइटी ने सरकारों से परमिशन लेकर के हमारे उत्तराखंड में सैनिक बहुल राज्य है तो सैनिकों के परिवार वालों को ठगा है, जिसमें अधिकांश लगभग 70-80% सैनिक हैं और उनके परिवार वाले हैं। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि सरकारों से जवाब तलब करें कि आखिर आपने अपने देश की सेना को सोसाइटी के नाम पे, सरकार के नाम पे, सहकारिता के नाम पे क्यों ठगा है और हमारा खून पसीना का पैसा वापस दीजिएगा। यह काम हमारी भारतीय सेना, उनके परिवारजन, हमारे भारतीय सेना के शीर्ष पदाधिकारीगण, चाहे हमारे भारतीय सेना के जनरल, थल सेना के जनरल महोदय जी हों, हमारे वायु सेना के जनरल महोदय जी हों, हमारे जल सेना के जनरल महोदय जी हों, आपसे भी हमारा निवेदन है कि इस विषय में इंटरफेयर करें और जवाब तलब करें सरकारों से कि जो सेना देश के बॉर्डरों पे अपने देश की रक्षा के लिए अपना खून पसीना बहा रही है, आखिर उस सेना का पैसा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से द्वारा रजिस्टर्ड सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली ये LUCC सोसाइटी के नाम पर क्यों ठगा गया। तुरंत सरकार से जवाब तलब करें और 9 नवंबर 2025 को समस्त भारतीय सेना के परिवारजन, भूतपूर्व गौरव सेनानियों के परिवारजन, गौरव सेनानी, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस संदर्भ में हमें सपोर्ट करें। आप ही हमारे आखिरी उम्मीद हो और सरकारों से जवाब तलब करें। जितने भी पीड़ित भाई बहन हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर भारी से भारी संख्या में इस आंदोलन में पहुंचने का कष्ट करें। बाकी मैं अपने समस्त राज्यवासियों से और देशवासियों से ये कह देना चाहती हूँ कि मेरे भाई बहनों कि जो कुछ भी ये कांड हो रहे हैं, चाहे वो सरकारों के नाक के नीचे हो रहे हों, चाहे धर्म के नाम पे हो रहे हों, चाहे वो पार्टियों के नाम पे हो रहे हों, कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर
गैर चेतना के कारण हो रहे हैं। मैं जब इन चीज़ों का डीपली रिसर्च कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, समझ रही हूँ और कारण पे जा रही हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब हमारा अचेतना के कारण है, अज्ञानता के कारण है और काफ़ी हद तक ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे पे विश्वास के कारण है। तो मैं पहले मातृशक्ति से कहना चाहती हूँ कि विश्वास खुद पे कीजिएगा, किसी पार्टी पे, किसी नेता पे, किसी भी दूसरे पर्सन पे करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं विश्वास की। विश्वास खुद पे करें और अपने अंदर का विश्वास इतना डेवलप करें ताकि कोई भी आपको इस प्रकार के शोषण से, इस प्रकार से प्रताड़ना से कभी भी आपका शोषण न कर सके, आपको ठग न सके, आपको किसी प्रकार से प्रताड़ित ना कर सके। आपकी चेतना ही आपको हर प्रकार के शोषण से, बुराई से मुक्त कर सकती है। एक बात मैं और इसमें डाल देना चाहती हूँ कि भाई जितेंद्र के संदर्भ में भी जितेंद्र के परिवार वाले भी ज़रूर इसमें शामिल हों, क्योंकि जितेंद्र के साथ भी जघन्य अपराध हुआ है, उसको भी आत्महत्या को करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो जितेंद्र का परिवार भी ज़रूर इसमें आने का कष्ट करे। तो मेरा कहने का अर्थ है मेरे भाई बहनों, मैं अपनी बात यदि करूं तो हम भी मीठी मीठी बातें करके इस देश के खासकर राजनीतिक मामलों में और धार्मिक मामलों में सबसे टॉप पर बैठ सकते हैं। क्या करना होता है टॉप पर बैठने के लिए? थोड़ा मीठी मीठी बातें बोलना होता है, जनता का ध्यान मैनिपुलेट करना होता है और फिर किसी पद पे बैठ जाना होता है और वहाँ से जनता के लिए मीठी मीठी बातें बोलना होता है। ये सबसे ईजिली काम है। ज़्यादा कठिन काम है जनता को ये समझाना कि तुम्हें तुम्हारे धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे खोखले राष्ट्रवाद के नाम पे ठगा जा रहा है और वही तुम्हें ठग रहे हैं जो तुम्हारे धर्म के नुमाइंदे बने हुए हैं, जो तुम्हारे खोखले राष्ट्रवाद के नुमाइंदे बने हुए हैं। ये समझाना ज़्यादा कठिन है। मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि हमने कठिन काम को चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि तुम्हारे द्वारा चुने गए नेता हमेशा खुद ही किसी पद पे बैठे रहना चाहते हैं, खुद ही नेता बने रहना चाहते हैं और हम प्रत्येक नागरिक को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। तुम्हारे नेता तुम्हें कमज़ोर, असहाय रखकर तुम्हारे ऊपर राज करना चाहते हैं, तुम्हें गुमराह करके, तुम्हारा अधिकार छीन करके स्वयं ऐसो आराम में रहना चाहते हैं और हम तुम्हारे अंतरात्मा को झकझोर करके, झंझोड़ करके, कड़ी सच्चाई तुम्हारे पास बोल करके तुम्हें लड़ने के लिए, अपने अधिकार छीनने के लिए मजबूत बनाना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाना चाहते हैं। अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें उन नेताओं का साथ निभाना है जो तुम्हें कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं, तुम्हारे अधिकार छीन कर तुम्हारे अधिकार छीन करके तुम्हारे नुमाइंदे बने हुए हैं, तुम्हें हमेशा अबला या कमज़ोर रखना चाहते हैं, या फिर जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तन मन धन से, तुम्हारे अंतरात्मा से, तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ने से तुम्हें जगाना चाहता है। किसके साथ आप रहना चाहते हो, किसका आप कहना मानना चाहते हो? इसलिए हम कड़ी हुई सच्चाई बोलते हैं। मैं आपका इसका मेरा कई कारण है। पहला कारण यह है कि मेरी अपनी थॉट है। मैं जानती हूँ कि यदि मैं भी वो भी सच्चाई की राह पे सत्य बोल करके, बिल्कुल मीठी मीठी बातें, सत्य बात बोलूँगी, राह पर चलकर कल ही नेता बनकर किसी पद में काबिज हो सकती हूँ। और किसी भी यदि मुझे 2-4 धर्म की मीठी मीठी बातें बोलना है तो किसी भी उस पर धार्मिक स्थलों पे महंत या कुछ भी बड़ी पोस्ट पे जा सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी काम है लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों की भावना से खेलना, लोगों को 2-4 मीठी बातें बोलना। मगर मैं चाहती हूँ, मैं जानती हूँ इस विषय को कि ये पितृसत्ता के पहले मैं आपको अर्थ बता दूँ। पितृसत्ता का अर्थ है जो व्यक्ति खुद ही शक्तिशाली बना रहना चाहता है, जो व्यक्ति सारी शक्ति को अपने अंडर में कर देना चाहता है, जो मनुष्य चाहे लेडीज हो या पुरुष हो, मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, मेल हो या फीमेल हो, पितृसत्ता किसी के भी अंदर आ सकती है। वो मेल के भी अंदर आ सकती है, फीमेल के भी अंदर आ सकती है। पितृसत्ता का अर्थ है कि सारे कंट्रोल अपने हाथ में रखना, चाहे मैं गलत भी कर रहा हूँ या सही भी कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरी बात माने, चाहे वो लोगों के हित में भी ना हो। ये होती है पितृसत्ता का अर्थ। और पितृसत्ता चाहता है कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में हो, लोग धर्म के नाम पे मैनिपुलेट रहें, खोखले राष्ट्रवाद के नाम पे मैनिपुलेट रहें, अपने बारे में ना जाने ना समझें और
हम उन पे आजीवन राज करते रहें और हम ही नहीं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उन पे राज करते रहें और कभी 2-4 सुविधाएं उन्हें दे दें, वो उन्हीं सुविधाओं में खुश रहें, वो अपने बारे में ना जानें, वो अपने बारे में ना सोचें, वो अपने लिए लड़ने के लिए मजबूत ना हों। ये पितृसत्ता है और पितृसत्ता की एक घोर षड्यंत्रकारी मानसिकता है कि जो पितृसत्ता को वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना योगदान देते हैं या अपना सब कुछ त्याग करते हैं, पितृसत्ता उसे भूल जाता है। ये पितृसत्ता की सबसे बड़ी खासियत बोलूं या षड्यंत्र बोलूं या बेवफाई बोलूं, वो है कि पितृसत्ता न केवल उसे भूल देना चाहता है, पितृसत्ता उसे नकार देता है, पितृसत्ता उसे कमजोर कर देता है, इतना कमजोर कि वो मनुष्य ये सोच भी ना सके कि इन्हें बनाने में मेरा हाथ है, इन्हें वहाँ तक पहुँचाने में मेरा हाथ है, मेरा योगदान है। तो मजबूत इकाई हुई ना, जो इकाई किसी को भी राजा बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, किसी को भी धर्मगुरु बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, किसी को भी उद्योगपति बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, किसी को भी नेता या अभिनेता अभिनेत्री बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। मजबूत तो इकाई को होना चाहिए और इकाई ही मजबूत है, इकाई ही जड़ है। लेकिन पितृसत्ता उस इकाई को भूल देना चाहता है, न केवल भुला देना चाहता है बल्कि उसको नष्ट कर देना चाहता है, उसे इतना कमज़ोर कर देना चाहता है कि उसे समझ ही न आए कि इन नेताओं को नेता बनाने में हमारा भी योगदान है, इन पदकदों को पदकद में बिठाने में हमारा भी योगदान है, इस सरकार को सरकार बनाने में हमारा भी योगदान है, इन धर्मगुरुओं को धर्मगुरु बनाने में हमारा भी योगदान है, इन उद्योगपतियों को उद्योगपति बनाने में हमारा भी योगदान है, इन अभिनेताओं को अभिनेत्रियों को अभिनेता अभिनेत्री बनाने में हमारा भी योगदान है। उदाहरणार्थ, एक स्त्री जो है संपूर्ण मानव समाज को बनाने में एक स्त्री का लाख गुना योगदान है पुरुष के अकॉर्डिंग, है ना। पितृसत्ता बिना स्त्री के किसी मनुष्य का स्वरूप नहीं दे सकता। मनुष्य का स्वरूप देने के लिए स्त्री की जरूरत है। ये वैज्ञानिक तौर पे आपको पता है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। जिस कोख में शिशु जन्म ले रहा है, जिस रक्त से सिंचा जा रहा है, जिस दूध से पल कर बड़ा हुआ, जिस आंचल में वह सुरक्षित रहा, ये पितृसत्ता उस कोख को, उस रक्त को, उस दूध को, उस आंचल को, उस स्त्री के अस्तित्व को बिल्कुल ही नकार देना चाहता है और उसे इतना कमज़ोर कर देना चाहता है ताकि स्त्री कभी यह सोच ही ना पाए, जान ही ना पाए, समझ ही ना पाए कि दुनिया के हर मनुष्य को मनुष्य बनाने में स्त्रियों का योगदान है। उसे शुक्राणु से शिशु बनाने में, शुक्राणु से भ्रूण बनाने में, भ्रूण से शिशु बनाने में, शिशु से बच्चा बनाने में, बच्चा से बालिक बनाने में, बालिक से मनुष्य बनाने में और मनुष्य से किसी भी पदकद में बिठाने में स्त्रियों का हाथ है। लेकिन स्त्रियों को यह कहकर नकार दिया जाता है कि कड़वालों बोलने में कजान बल के जान, हिंदी में बोलने की स्त्रियों का दिमाग घुटनों पे होता है, स्त्रियों को कमज़ोर का प्रतीक माना जाता है। वहाँ मर्दों को कहा जाता है कि चूड़ियाँ पहनो, ऐसे ऐसे पेटीकोट पहनो, ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित करके स्त्रियों का अस्तित्व को और स्त्रियों का त्याग को, स्त्रियों का बलिदान को, स्त्रियों का मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रोसेस को, योगदान को न केवल नकार दिया जाता है बल्कि उसे नष्ट किया जाता है और बदले में स्त्री को इतना कमज़ोर किया जाता है कि स्त्री यह सोच ना पाए, समझ ना पाए, जान ना पाए कि किसी भी मनुष्य को मनुष्य बनाने में, सरकार बनाने में, नेता बनाने में, अभिनेता बनाने में, जो कुछ भी वो है, उसको भगवान बनाने में, संत साधु बनाने में स्त्री का ही योगदान है, स्त्री का ही बलिदान है, स्त्री का ही संरचना है। तो मैं स्त्रियों से कह देना चाहती हूँ, आप अपने योगदान को स्मरण कीजिएगा, आप अपने त्याग को स्मरण कीजिएगा, अपनी संरचना को स्मरण कीजिएगा। आप
अपने अस्तित्व को, अपनी चेतना को स्मरण कीजिएगा। आप पाएंगे कि इस दुनिया में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो आपको नकार सके, जो आपको कमज़ोर कर सके, जो आपको किसी भी प्रकार से शोषण कर सके। और पितृसत्ता इतना शातिर कि उसे स्त्रियां चाहिए भी, इसलिए स्त्री चाहिए, उसके लिए 2-4 बार कहीं पूजा पाठ कर दिए, स्त्री देवी होती है। 2-4 कोई ऐसे इवेंट कर दिए कि हम स्त्रियों का मान सम्मान करते हैं। 2-4 स्लोगन दे दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, कि समाज या नेता या राजनीतिक पार्टी स्त्रियों का ख्याल रखते हैं। 2-4 कहीं पे भी चिपका दिए पोस्टर की भ्रूण हत्या करना अपराध है, दहेज प्रथा लेना अपराध है। लेकिन कभी स्त्रियों ने सोचा कि भ्रूण हत्या करने का जघन्य सोच किसके दिमाग की पैदाइश हुई होगी? दहेज प्रथा की ये क्रूरता किसकी दिमाग की पैदाइश होगी? सती प्रथा की क्रूरता किसकी दिमाग की पैदाइश होगी? बेटियों को मारने, शोषण करने, अपराध करने, बलात्कार करने, न जाने क्या क्या स्त्रियों के साथ होता है, उसकी सोच किसकी दिमाग की पैदाइश होगी? स्त्रियों के साथ चाहे जाति के नाम पे हो रहा हो, धर्म के नाम पे हो रहा हो, या राजनीतिक पार्टियों के नाम पे हो रहा, धन दौलत नेम फेम किसी भी प्रकार से हो रहा हो, वो किसकी दिमाग की पैदाइश है? क्यों बोलना पड़ रहा है कि भ्रूण हत्या पाप है? ये पाप किसकी दिमाग की उपज है? क्यों कहना पड़ रहा है कि दहेज लेना पाप है? ये पाप किसकी दिमाग की उपज है? क्यों कहना पड़ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये बेटियों को मारना और बेटियों को अनपढ़ रखने की साजिश किसकी दिमाग की उपज है? और स्त्रियों, तुम कब जागोगे? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मैं कड़वी सच्चाई आपके मुंह पे बोलूँगी, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। मैं आपके अस्तित्व को पूजती हूँ, आपकी चेतना को जगाने का काम कर रही हूँ। आपकी संरचना के आगे मैं नतमस्तक हूँ और मैं उस संरचना से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। मैं आपके अस्तित्व से आपकी पहचान जगाना चाहती हूँ, आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने अस्तित्व को पहचानो। मैं आपकी अंदर की चेतना को जगाना चाहती हूँ और आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने आप को पहचानो, अपने लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि किसी की हिम्मत ना हो किसी भी प्रकार से आपका शोषण करने की। इसलिए सामाजिक सभी कार्यों में भाग लो। ये मत सोचो कि मेरा घर बार छूट जाएगा। यदि आपका सामाजिक कार्यों में भाग न लेना, राजनीतिक कार्यों में भाग न लेना, या किसी भी तरह के आध्यात्मिक कार्यों में भाग न लेना ही आपका शोषण का कारण है। और वह कारण न केवल आपका शोषण का कारण बन रहा है, वो आपके बच्चों का शोषण का कारण बन रहा है, आपके परिवार का शोषण का कारण बन रहा है, आपके समाज का, आपके राज्य और आपके देश का शोषण का कारण बन रहा है। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं पढ़ लिख कर भी, आज हमारे परिवार कमज़ोर हो रखे हैं आर्थिक दृष्टि से और तमाम प्रकार की दृष्टि से। वो यही कारण है कि स्त्रियां अपने अस्तित्व को आज तक नहीं जान पाई, नहीं पहचान पाई, अपनी चेतना को नहीं जगा पाई, अपने बारे में नहीं सोच पाई। इसलिए ही स्त्रियों की ये हालत है। इसलिए स्त्रियों, मैं आपसे कड़वी सच्चाई कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, खोखले राष्ट्रवाद के नाम पे, या इन पार्टियों के नाम पे, या किसी प्रकार के नाम पे गुमराह होना बंद करें। आप अपने आप को पहचानें। आपसे ही जाति है, आपसे ही धर्म है, आपसे ही पार्टी है, आपसे ही सब कुछ है। अगर आप ही ना होते तो इस धरती में किसी मनुष्य का जन्म कैसा होता, कोई किसी जाति में कैसा पैदा होता, कोई किसी धर्म के अनुयायी कैसा पैदा होता, कोई संत कैसा बनता, कोई भगवान कैसा बनता, कोई किसी राष्ट्र का निर्माण कैसे करता, किसी पार्टी का निर्माण कैसे करता, कोई नेता कैसा बनता, कोई कुछ भी चीज़ कैसा बनता है। जब आप नहीं होते तो आप हैं तभी सब कुछ है। आप इकाई हो, आप जड़ हो, और आप अस्तित्व हो, आप ब्रह्मांड हो। आप अपने आप को कमज़ोर समझने की भूल, आप अपने आप को अज्ञानी समझने की भूल, अबला समझने की भूल ना करें। आप अबला नहीं हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ही अस्तित्व हो मनुष्य का। आप अपने अस्तित्व को पहचानें और हर प्रकार के सामाजिक कार्यों में, सब कार्यों में भाग लें। आपका भाग लेना ही आपका स्वयं का रक्षक होगा, आपके परिवार का रक्षक होगा, आपके बच्चों का रक्षक होगा, आपके राज्य, आपका समाज, आपका देश का रक्षक होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप हर मुद्दों में भाग लें। यही आपकी प्राथमिकता भी है। आप अपने आप को पहचानें। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा कि पितृसत्ता अपनी आप जो जो पितृसत्ता को ऊपर पहुँचाता है, पितृसत्ता उसे नकार देता है। अब आते हैं जनता पे बात। आप लोग जानते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है। किसी भी
पार्टी को जनता बनाती है, किसी भी सरकार को जनता बनाती है, किसी भी धर्म को फॉलो जनता करती है, किसी भी धर्म को जनता ही बनाती है, या किसी भी नेता को, अभिनेता को, उद्योगपति को जनता ही बनाती है। और जिसको बनाती है वो पितृसत्ता है। उस पितृसत्ता के अंदर ये मानसिकता पहले से चलती है, जो मुझे बना रहा है मैं उसे इतना कमज़ोर कर दूंगा कि उसके दिमाग में आएगा ही नहीं कि उन्होंने हमको बनाया है। तो मैं सबसे पहले जनप्रतिनिधि हूँ और सरकार की बात करना चाहूँगी। आपसे कहना चाहूँगी कि सरकार आपने बनाई है, जनप्रतिनिधि आपने चुने हैं, और आज सरकार आपकी नहीं सुन रही है, आज जनप्रतिनिधि आपकी नहीं सुन रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका दिमाग को, आपके शरीर को, आपकी हर स्थिति को इतना कमज़ोर कर दिया है कि आप ये ना सोच सकें कि मेरे वोट से कोई जनप्रतिनिधि बना है, मेरे वोट से कोई सरकार बनी है, मेरे टैक्स से इनके जेबें गर्म हो रही हैं, या मेरे श्रम से, मेरे मेहनत से, मेरे परिश्रम से इनके घरों में चूल्हा जल रहा है, इनका सभी प्रकार के काम हो रहे हैं जनता के परिश्रम से। और ये तुम्हारे परिश्रम को नकारते हैं, तुम्हारे वोट को नकारते हैं, तुम्हारे सपोर्ट को नकारते हैं, तुम्हारे टैक्स को, तुम्हारे खून पसीने के पैसे को नकारते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें कमज़ोर कर देते हैं हर तरह से, है ना। और मेरा मानना है कि आप सबसे ज़्यादा मजबूत हो। यदि आप चाहें तो रातों रात 1 सेकंड में इन जनप्रतिनिधियों को, इन सरकारों को इनकी औकात बता सकते हो, लेकिन नहीं। तुम्हें तो अपनी पहचान करने की आदत ही नहीं है, तुम्हें अपने बारे में खोज करने की, अपने बारे में जानने की, अपने अधिकार छीनने की, अपने लिए लड़ने की आदत ही नहीं है। तुम्हें लगता है हमने वोट दे दिया, बहुत महान काम कर दिया, हमने टैक्स भर दिया, बहुत महान काम कर दिया, हमने अपने नेताओं के लिए परिश्रम कर दिया। कुछ भी, जो किसी भी प्रकार से परिश्रम कर रहा हो, कोई किसान के रूप में परिश्रम कर रहा है, कोई जवान के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में, कोई टीचर के रूप में, कोई पुलिसकर्मी भाई के रूप में, कोई व्यापार के रूप में, कोई सफाई कर्मी भाई के रूप में, कोई इंजीनियरिंग भाई के रूप में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप सरकारों के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए मेहनत करें। कोई उनका कुक होगा, कोई स्वीपर होगा, कोई मोची होगा, कोई टेलर होगा, कोई बॉडीगार्ड होगा, कोई अंगरक्षक होगा, कोई होम गार्ड होगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप इन नेताओं को, इन कंपनियों को, इन जिसको भी उद्योगपतियों को आप मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आप कहाँ मजबूत हो रहे हैं, क्यों नहीं मजबूत हो रहे हैं, और आप अपने बारे में कब सोचोगे? तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय बोलूँ, यदि नेता बनना होगा, जनप्रतिनिधि बनना होगा, या सरकार बनानी होगी, तो वो ज़्यादा कठिन काम नहीं है। सिर्फ आपका दिमाग ही तो मैनिपुलेट करना है, 2-4 आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करनी है, 2-4 अच्छे अच्छे काम कर देने हैं, बाकी आपका खून चूसते रहना है। यही काम करती है तुम्हारी सत्ता, तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे उद्योगपति, और तुम्हारे सभी जितने भी बड़े लेवल पे पितृसत्ता बैठी हुई है, यही काम करती है। 2-4 मीठी मीठी बातें बोल दी तुम्हारे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, देश के नाम पे, और 2-4 अच्छे काम कर दिए, और उसके बाद जीवन भर तुम्हें लूटते रहे, तुम्हें खसोटते रहे, तुम्हें तुम्हारा शोषण करते रहे, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारी जाति, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे नाम पे तुम्हारा शोषण करते रहे। सोचने विषय यह है कि ये इतने अच्छे होते हैं, तो आज भी जनता की हालत जस की तस क्यों है? आज भी जनता शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, एंड न्याय में, सुरक्षा में, सड़क, पानी, बिजली में, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं में इतने पीछे क्यों हैं? आज भी तुम्हें मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? आज भी तुम्हें 5-5 किलो के राशन में लगना क्यों पड़ रहा है? आज भी वेल एजुकेट बच्चों को हमारे 10-15 हज़ार की नौकरी करनी क्यों पड़ रही है? यदि तुम्हारे नेता, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी जात, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे को बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग इतने ही अच्छे हैं, तो तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है? अपने आप से पूछिएगा। वो इसलिए है क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते हो, अपने लिए नहीं लड़ते, अपने अधिकारों को नहीं पहचानते हो। तुम्हें अपने लिए बोलना सीखना आना चाहिए, तुम्हें अपने लिए लड़ना सीखना आना चाहिए। तब देखिएगा कि कैसे ये तुम्हारा शोषण करते हैं। तो यह कारण है, मुख्य कारण है कि इस देश की जनता अपने आप पे नहीं भरोसा करती, अपने आप को ग्रोथ नहीं करती, अपने आप की क्षमता नहीं बढ़ाती, अपने आप के लिए लड़ना नहीं सीखती। ये इस देश की जनता हमेशा, ये आज की बात नहीं है, हजारों सालों से किसी एक को भगवान घोषित करने पे लगी हुई है, किसी एक को राजा घोषित करने पे लगी हुई है, किसी एक को महान घोषित करने पे लगी हुई है। आप अपनी आप के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आप अपनी चेतना को क्यों नहीं जगाते हो? आप अपने को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? और मैं आपसे कह देना चाहती हूँ, कोई धर्म भी तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब उस धर्म के प्रत्येक लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक,
न्यायिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से मजबूत होगा। तमाम प्रकार की कला उसको आती होंगी। जहाँ पे बंदूक चलाने की कला होगी, बंदूक चलाना आना चाहिए। जहाँ पे तलवार चलाने की कला होगी, तलवार चलाना आना चाहिए। जहाँ पे स्पीच देने की कला होगी, स्पीच देना आना चाहिए। जहाँ पे लिखने की कला होगी, लिखना आना चाहिए। जहाँ पे जो भी कला की ज़रूरत होगी वो कला हमारे अंदर आनी चाहिए। चाहे लिखने की हो, पढ़ने की हो, बोलने की हो, सुनने की हो, जानने की हो, समझने की हो, या किसी चीज़ पे रिसर्च करने को, तलवार चलाने, कोई भी चीज़, वो कला प्रत्येक व्यक्ति को आनी चाहिए। तभी तो तुम्हारा धर्म मजबूत होगा। किसी एक व्यक्ति को महान बनाने से, अपने खून पसीने के पैसे उसके पास जमा करने से आप कैसे मजबूत हो सकते हैं, ये सोचनीय विषय है। यदि आप कहते हो कि धर्म को मजबूत करना है, तो धर्म को मजबूत करने के लिए भी धर्म का प्रत्येक इकाई, प्रत्येक नागरिक इतना सशक्त, इतना ज्ञान और विज्ञान उसके अंदर भरा होना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सके, किसी भी टॉपिक पे अपनी राय रख सके, किसी भी टॉपिक से को सॉल्व कर सके। लेकिन नहीं होता है ना ऐसा। तुम्हें एक ही व्यक्ति को महान करना है, चाहे वो व्यक्ति धर्म के, तुम्हारा धर्म के चोला पहन करके महिलाओं का शोषण कर रहा हो। आप लोगों ने सुना, आज हाल ही की मैं बात कर रही हूँ, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरला में, राजस्थान में 4-5 जगह से ऐसी खबर आई जहाँ हमारे धर्म का चोला पहन करके पापियों ने, धर्मगुरु बन करके हमारी बेटियों का शोषण किया। हमारे धर्म का चोला पहन करके हमारी धर्म के बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, और आप उन्हें मजबूत बनाने पे लगे हुए हैं। आपने उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन सब भी दे दिया, अपना खून पसीने का पैसा भी दे दिया, और आप जस की तस हो। ना आपको धर्म का ज्ञान हुआ, ना आपको अध्यात्म का ज्ञान हुआ, ना आपको राष्ट्र का ज्ञान हुआ, ना राजनीति का ज्ञान हुआ, ना अपने स्वयं का भी आपको ज्ञान नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी, यदि आप चाहते हैं कि धर्म को भी मजबूत होना है, तो धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षेत्र में मजबूत होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को, उसमें कोई कास्टिज्म नहीं, कोई लिंगइज्म नहीं, कोई भेदभाव, कोई छुआछूत, किसी भी प्रकार का कोई असमानता नहीं। यदि आप चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत हो, तो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत होना पड़ेगा, प्रत्येक नागरिक को मजबूत होना पड़ेगा। जब नागरिक मजबूत होंगे ना भाई, तभी तो राष्ट्र मजबूत होगा। किसी एक नेता को मजबूत बनाने से, किसी एक पार्टी को मजबूत बनाने से, किसी एक जनप्रतिनिधि को मजबूत बनाने से राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? और सदियों से हम यही करते आ रहे हैं। कुछ वो भी उन लोगों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारे नाम पर हमें ही ठगते हैं, हमारा ही खून चूसते हैं, उन्हें हम मजबूत करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि राजा बनना, धर्मगुरु बनना, या किसी भी प्रकार का बड़े कुर्सी में बैठना ज़्यादा कठिन है नहीं। खासकर भारत में 2-4 मीठी मीठी बातें बोली, 2-4 अच्छे अच्छे काम किए, बात होगी, फिर जीवन भर शोषण करते रहे। उन 2-4 मीठी मीठी बातों के दम पर, 2-4 अच्छे कामों के दम पर बाकी कुकृत्य करते रहे। आप धर्मगुरु को देखते हैं ना, जो राम रहे, पता नहीं कौन कौन, इनका तो जुबान पे नाम भी नहीं लेना चाहिए। 2-4 मीठी मीठी बातें बोले, आपके धर्म के नाम पे मैनिपुलेट किया, और पीठ पीछे हमारे धर्म के माँ बहन बेटियों का शोषण करते रहे। ये जो नेता हैं आपके, खासकर भाजपा के लोग, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे अपने खोखला, हमारे तो राष्ट्र बहुत मजबूत है, इनके खोखला राष्ट्रवाद है साथियों। राष्ट्र के नाम पे और धर्म के नाम पे 2-4 मीठी बातें बोली, 2-4 काम कर दिए सही, और जीवन भर तुम्हें गुमराह, तुम्हारे आंखों में पट्टी डालते रहे। अपने आप से सवाल पूछो कि सिर्फ 2-4 काम करने से नहीं चलेगा, प्रत्येक काम वेल होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति वेल होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी काम होगा। तो मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भाई बहनों को अपने आप से सवाल पूछना, अपनी चेतना को जगाना है, और पूछना है अपने राजनेताओं से, अपनी सरकार से, आप इतने ही अच्छे हो तो हमारी ये दुर्दशा क्यों है, हम सड़कों पे क्यों हैं? यदि भाजपा कहती है कि हम धर्म के रक्षक हैं, तो हमारे धर्म की माँ बहन बेटियों के साथ धर्मगुरु बलात्कार कैसे कर रहे हैं? अदर धर्मों की तो बात अलग है, पर हमारे धर्म के लोग, हमारे धर्म के वासियों के महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों कर रहे हैं? यदि आपको अपने राष्ट्र की चिंता है, तो हमारे राष्ट्र के लोग 5-5 किलो के राशन पे के लाइन पे क्यों लगे हैं? आपको युवाओं की चिंता है, तो हमारे युवा पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार क्यों हैं? आज भी हमारा देश गरीबी में क्यों जी रहा है? 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे से की राशन क्यों खानी पड़ रही है? उनके लिए रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य क्या है, न्याय कहाँ है? कहाँ है उनका हिस्से का रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है ये हमारा, कहाँ है? इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें अपने को मजबूत करना है, अपनी इकाई को मजबूत करना है। किसी राजा का मजबूत होने से देश मजबूत नहीं होता, किसी धर्म गुरु को सब कुछ चढ़ा देने से धर्म मजबूत नहीं होता है।
प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महिला पुरुष को, प्रत्येक नवयुवक भाई बहन को मजबूत होना पड़ेगा। अपने अधिकार छीन के लेने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ होगा। इसलिए मैं आप सभी सम्मानित भाई बहन से ये कहना चाहूँगी, आप अपने अंदर झांकिएगा कि आप कहाँ खड़े हो लोकतंत्र में, आप धर्म में कहाँ खड़े हो, आप परिवार में कहाँ खड़े हो, आप अध्यात्म में कहाँ खड़े हो। यदि आपको लगेगा बहुत पीछे, तो कमी हमारे अंदर है। हमें सवाल पूछना आना चाहिए, हमें अपने अंतरतम का ज्ञान आना चाहिए। और मैं आपके मुंह पे सच्चाई बोलूँगी। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आप मुझे फॉलो करो या आप मेरी तारीफ करो या आप मेरा साथ निभाओ, नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपने लिए लड़ना सीखो, आप मजबूत बनना सीखो, आप अपने लिए कुछ कर गुजर जाना सीखो, आप सवाल पैदा करना सीखो। यदि आप मजबूत होंगे, हम ऑलरेडी मजबूत होंगे। हम आपको आपके स्वयं का नेतृत्व करना सिखाएंगे। ऐसे ही नहीं बड़बड़ा रहे हैं। हम देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त, मजबूत देखना चाहते हैं सभी प्रकार से। हम किसी एक इंडिविजुअल पार्टी, इंडिविजुअल नेता, इंडिविजुअल धर्मगुरु को मजबूत करके देश को बर्बाद नहीं करना चाहते। हम देश के प्रत्येक नागरिक को मजबूत देखना चाहते हैं, उनका जीवन और भविष्य को सुरक्षित और सक्षम देखना चाहते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ इस देश की इकाई जनता अपने आप को मजबूत करेगी, अपने सत्ता से, अपने उन तमाम जनप्रतिनिधियों से और धर्मगुरुओं से सवाल पूछेगी कि हमारे लिए तुमने क्या किया, हमारी ये दशा क्यों, जो तुम ऐसा आराम कर रहे हो हम क्यों नहीं कर पा रहे, जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। ये सवाल आप पूछोगे। जब आप ये सवाल पूछोगे, तुम्हारे वो नुमाइंदे झक मार करके तुम्हारा काम करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करूँगी कि आप लोग जागरूक होंगे और इस सृष्टि में मानवता की निर्माता, मनुष्य की जन्मदाता स्त्री अपने आप से सवाल पूछें कि जो आपका योगदान है, उस योगदान में आपकी स्थिति क्या है, आप कौन से पायदान पे हो। यदि आप सबसे निचले पायदान पे हो, तो आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि मैं इतने निचले पायदान पे क्यों। मैंने तुम्हें अपने कोख में जगह दी, मैंने तुम्हें अपने रक्त से सींचा, अपने दूध पिलाकर बड़ा किया, अपने आंचल में सुरक्षित रखा। तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, तन मन धन, अपनी सुंदरता, अपनी प्रतिभा, अपना सपने, अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी मायका, अपना अधिकार, अपना नाम, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए निछावर कर दिया। और बदले में हमें क्या मिला? तुम्हारे द्वारा दिया गया बलात्कार, तुम्हारे द्वारा दिया गया ये कमजोरी, अबला, ये तमाम प्रकार के अभद्र नाम, सारे अभद्र नाम महिलाओं के लिए कि चूड़ी पहनो। अगर महिलाएं कमज़ोर होती हैं चूड़ी पहनने वाले, फिर चूड़ी पहनने वालों के कोख से जन्म लेने वाले पुरुष कैसे मजबूत हो सकते हैं? तो ये हमें समझना है। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करूँगी इस देश की इकाई प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने जरूर सड़कों पे आएंगे। 9 नवंबर 2025 को अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ेंगे और इस देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की जननी, मानव जननी मातृशक्ति अपने अस्तित्व के लिए सड़कों पे उतरेंगी। अब तुम्हारा उतरना इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारे द्वारा जन्म लिए मनुष्य खतरे में है, मनुष्यता खतरा में है, तुम्हारे बच्चे खतरे में हैं। तुम अपने लिए लड़ो पहले, फिर अपने बच्चों के लिए लड़ो। जब आप अपने लिए लड़ोगे तब आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। आपके द्वारा जन्म दिए, आपके द्वारा पाले गए बच्चे, उनका भविष्य, उनका जीवन खतरे में है, आपका अस्तित्व खतरे में है। आइए और अपने अस्तित्व के लिए लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। इकाई को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि सभी पीड़ित भाई बहन 9 नवंबर 2025 को देहरादून की सड़कों में, परेड ग्राउंड में भाग लेने का महान कष्ट करेंगे और यह आंदोलन हमारा अपने अस्तित्व के लिए, अपनी इकाई को मजबूत करने के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने अधिकारों के लिए होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति, जय सृष्टि, जय प्रकृति। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम।